मुगल साम्राज्य, जब भी हम ये नाम सुनते हैं ना, तो दिमाग में क्या आता है? शानदार महल, बेशुमार दौलत और एक ऐसी ताकत जिसका कोई मुकाबला नहीं था। और ये सही भी है। करीब 2 सदियों तक ये दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक गिना जाता था। लेकिन फिर सब कुछ बिखर सा गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? कैसे एक इतनी मजबूत नींव पर खड़ा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया? देखिए, ये सिर्फ इतिहास का कोई पुराना सवाल नहीं है। ये तो एक पहेली की तरह है, एक मिस्ट्री। चलिए साथ मिलकर इसके जवाब ढूंढते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पतन की कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई। कहते हैं ना, किसी भी चीज का अंत उसकी शुरुआत में ही छिपा होता है, और मुगल साम्राज्य के पतन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल टॉप से, एक ऐसे सम्राट के दौर में जिसे सबसे शक्तिशाली मुगल शासकों में से एक माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सम्राट औरंगजेब की। और देखिए, विडंबना कितनी बड़ी है। एक तरफ तो उसी के राज में मुगल साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी सीमाओं तक फैला, मतलब अपने पीक पर था। और दूसरी तरफ उसी की कुछ पॉलिसियों ने जाने अनजाने में इसके पतन की नींव भी रख दी। तो आखिर ये नीतियां थी क्या? असल में औरंगजेब की कई पॉलिसियां बहुत ही, कह सकते हैं, विनाशकारी साबित हुईं। सबसे पहले उसकी धार्मिक नीति। उसने कई शक्तिशाली गुटों जैसे जाट, मराठा और राजपूतों को अपना दुश्मन बना लिया। फिर उसका शक्की मिजाज, वो किसी पर भरोसा नहीं करता था, और इस वजह से जो वफादार लोग थे वो भी उससे दूर होते चले गए। और हाँ, उसकी दक्कन पॉलिसी, अरे वो तो एक ऐसा महंगा और लंबा मिलिट्री कैंपेन बन गया जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। और इसका नतीजा, शाही खजाना लगभग खाली हो गया। तो इन सब नीतियों का असर क्या हुआ? नतीजा, पूरे देश में विद्रोह की आग भड़क उठी। राजपूत, सिख, जाट, मराठे, ये सब वो लोग थे जो कभी साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे, और अब वही उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। और सोचिए, इन लगातार लड़ाइयों का क्या असर हुआ होगा। सेना तो थकी ही, साथ ही साम्राज्य की जो नींव थी ना, वो अंदर ही अंदर खोखली होती चली गई। अच्छा, औरंगजेब की मौत के बाद तो हालात और भी खराब हो गए। जो दरारें पहले से थीं, वो अब और भी चौड़ी हो गईं। अब प्रॉब्लम सिर्फ एक बादशाह की गलत नीतियां नहीं थीं। अब तो ये एक लीडरशिप का संकट बन चुका था। एक ऐसा संकट जहां कोई इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के काबिल ही नहीं था। इस बात को जरा ऐसे समझिए। एक तरफ तो था एक इतना बड़ा फैला हुआ साम्राज्य जिसे कंट्रोल करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए असाधारण काबिलियत चाहिए थी। और दूसरी तरफ थे औरंगजेब के उत्तराधिकारी, जिनके बारे में सोर्स बताते हैं कि वो अयोग्य और लापरवाह थे। अब जरा सोचिए, जब इतना बड़ा बोझ ऐसे कमजोर कंधों पर आएगा तो नतीजा क्या होगा? सिवाय तबाही के कुछ नहीं। पर रुकिए, सारी गलती सिर्फ कमजोर बादशाहों की नहीं थी। असल में प्रॉब्लम तो मुगल सिस्टम के अंदर ही थी। कुछ ऐसी गहरी स्ट्रक्चरल कमियां थीं जो पूरे साम्राज्य को दीमक की तरह अंदर से खा रही थीं। और इन कमियों में सबसे बड़ी कमी क्या थी? वो थी उत्तराधिकार का कोई पक्का कानून न होना। जी, मुगलों में ये तय ही नहीं था कि बादशाह के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा। इसका सीधा सा मतलब था, जैसे ही कोई बादशाह मरता, उसके बेटों के बीच सत्ता के लिए एक खूनी खेल शुरू हो जाता था। और ये खेल एक विनाशकारी साइकिल की तरह बन गया था, जो बार बार चलता था। स्टेप 1, बादशाह की मौत हुई। स्टेप 2, गद्दी खाली, क्योंकि कोई क्लियर वारिस तो है नहीं। स्टेप 3, अब शहजादे आपस में ही तख्त के लिए लड़ने लगते थे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते थे। और स्टेप 4, जो दरबारी और सेनापति थे, वो भी साम्राज्य की भलाई को भूलकर अपना अपना फायदा देखने लगते थे और किसी एक शहजादे को सपोर्ट करने लगते थे। हर बार, हर पीढ़ी में नतीजा एक ही निकलता था: जंग, खून खराबा और अस्थिरता। अब इस लगातार की लड़ाई झगड़े का असर क्या हुआ? जो मुगल दरबार कभी साम्राज्य की शान और ताकत हुआ करता था, वो अब गुटबाजी और साजिशों का अखाड़ा बन चुका था। अमीर और दरबारी, जिन्हें नोबल्स कहते हैं, उन्हें साम्राज्य की कोई फिक्र नहीं थी। वो तो बस अपनी जेबें भरने में लगे थे। देशभक्ति जैसी कोई चीज बची ही नहीं थी। बस चारों तरफ मौका परस्ती का बोलबाला था। और देखिए, जब कोई घर अंदर से ही इतना कमजोर हो जाए ना, तो बाहर वालों के लिए उसे तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। मुगल साम्राज्य के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। वो अंदर से इतना खोखला हो चुका था कि अब बाहरी ताकतों के लिए एक आसान शिकार बन गया था। और जो आखिरी कील ताबूत में ठोकी गई, वो बाहर से आई। ये सोर्स भी हमें यही बताता है। नादिर शाह और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली जैसे हमलावरों ने उत्तर से हमला किया, और जो पहले से ही कमजोर साम्राज्य था,
उसकी बची खुची इज्जत और दौलत सब कुछ लूट लिया। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है यहाँ, इन हमलों ने मुगल साम्राज्य को खत्म नहीं किया। सच तो ये है कि उन्होंने बस एक ऐसे ढांचे को धक्का दिया जो पहले से ही गिरने वाला था। एक ऐसा ढांचा जो सालों के अंदरूनी झगड़ों, कमजोर लीडरशिप और गलत पॉलिसियों की वजह से पूरी तरह खोखला हो चुका था। तो मुगलों की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या बड़े बड़े साम्राज्य बाहरी दुश्मनों की वजह से खत्म होते हैं, या फिर वो अपनी ही गलतियों का शिकार हो जाते हैं, अपनी अंदरूनी कमजोरियों और अपने ही बनाए हुए झगड़ों के बोझ तले खुद ही दब जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इतिहास के लिए नहीं, बल्कि आज के लिए भी उतना ही जरूरी है।